In this video, we will be covering the chapter Going Places by A.R. Barton. It's a very important chapter and it's not that easy. कई बार इसको लेकर बच्चों में बहुत confusion होता है कि इस कहानी के अंदर exactly हुआ क्या था. So this story is about this girl named Sophie. Now Sophie, she was just like any other teenager girl with her dreams and big aspirations. लेकिन there was something little different about her. She was highly romantic. She was a romantic. She was a dreamer. Although all teenagers are supposed to be dreamers, although all teenagers are supposed to be romantic in their approach of life, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे वो हीरो हीरोइन वाला रोमांस नहीं है. वो जो लड़का लड़की के बीच रोमांस होता है उसकी बात नहीं हो रही है. आपका लाइफ के साथ भी एक रोमांस होता है. व्हेन यू लुक एट लाइफ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जिसके अंदर सब चीजें सुंदर है, जिसके अंदर देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जिसके अंदर यू कैन डू एवरीथिंग, जो आपके मन में आए वो आप सब सच करना चाहते हो, आप अपने हर सपने की ओर दौड़ना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ रोमांस. तो सोफी जो है वो बड़े बड़े सपने देखती थी. शी वॉज अ रोमांटिक. अब इसके साथ क्या बात है, ये बाकी बच्चों से एक कदम आगे थी. इसके सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, जो गलत नहीं है. आप सभी को बहुत बड़े सपने देखने चाहिए. एंड येस, यू विल फाइंड motivational speakers all over Instagram, all over YouTube, all over social media telling you that the only way of being successful in life is to have big dreams. वो कई बार कहते हैं कि delusional बनो ताकि लाइफ में सक्सेसफुल बन सको. delusional का मतलब क्या होता है, आप रियलिटी से अलग हो जाओ, रियलिटी को रिजेक्ट कर दो और फिर लाइफ को अपने ड्रीम्स के नज़रिए से देखो, विच इज़ ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग. यू विल फाइंड पीपल, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो ज़िंदगी में बहुत आगे सिर्फ गए ही इसलिए क्योंकि उन्होंने सपने बड़े देखे, उन्होंने अपनी रियलिटी की प्रॉब्लम्स को नकार दिया. लेकिन हमें थोड़ा सा उसको तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रियलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, अगर आपको ये ना पता हो कि आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस. रियलिटी को भूल जाना और डिसाइसिवली ये फैसला लेना कि रियलिटी जो भी हो हम अपने सपनों पर काम करेंगे, इसमें डिफरेंस है. सोफी जो है वो एक रोमांटिक थी, इतनी बड़ी ड्रीमर थी कि वो रियलिटी को भूलती जा रही थी और फिर उसके साथ जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए. उसके बड़े बड़े सपने थे. उसके अलावा वो लाइफ को रोमांटिसाइज करती थी. जैसे मैंने बताया, लाइफ की हर सिचुएशन को वो एक बहुत सुंदर नज़रिए से देखने की कोशिश करती थी. यहाँ पे सुंदर नज़रिए का मतलब वो तारक मेहता वाला नज़रिया नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. वो प्रॉब्लम को भूल ही जाती थी. उसको पता ही नहीं था कि उसकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कि उसके घर पे उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक करियर बनाए, और वो अपने सपनों में ही कहीं बहे जा रही थी. शी वॉज गेटिंग कैरिड अवे इन हर ड्रीम्स. Now, just like a romantic person, you will be always surrounded by realists. Life में anywhere you go, if you are a romantic, the biggest challenge would be that you would be surrounded by realists. Now, this is not only a challenge, this is also a benefit. अगर ये लोग ना हो तो आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो. So, Sophie had a friend, Jancy. She was a realist. She was a practical-minded girl. वो जानती थी कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. वो जानती थी कि सोफी की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. वो सब कुछ जानती थी. वो जानती थी कि सोफी जो सपने देख रही है उनका पूरा होना थोड़ा मुश्किल है. चलिए हम समझते हैं व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी. सो दीज आर टू गर्ल्स, दे आर स्कूल फ्रेंड्स और दे मस्ट बी इन लाइक 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड. और एक दिन ये अपने घर जो है वो लौट रही है. हाँ, पहले आप जानसी के बारे में ये जान लीजिए कि शी एक्सेप्ट्स रियलिटी एंड शी इज वरीड फॉर सोफी. एक शाम ये दोनों अपने घर लौट रही होती है स्कूल से. And then Sophie tells about her own dream that I will open my boutique after school. एक बार स्कूल से पास आउट हो जाऊं फिर मैं अपना बुटीक डालूंगी. जैसे कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम एक बार पास हो जाए हम अपना कैफे डालेंगे. कैफे इज द नेक्स्ट बिग बिजनेस. जानसी रिमाइंड करवाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे. हाउ विल यू गेट द मनी? इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस. यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर इट. सोफी सेज कि मैं किसी बुटीक में काम करूंगी और वहां से पैसे बचाऊंगी और पैसे बचा बचा के मैं अपना बुटीक खुद का डाल लूंगी. विच साउंड्स गुड, बट अगेन जानसी रिमाइंड्स हर कि एम्प्लॉयज डू नॉट गेट दैट मच मनी. इतना पैसा थोड़ी मिलता है कि तुम पैसे बचा बचा के अपना बुटीक डाल लो. देन सोफी सेज आई विल इम्प्रेस देम एंड बिकम मैनेजर क्विकली. वो कहती मैं उनको इम्प्रेस कर लूंगी और मैं उनके ही बुटीक की मैनेजर बन जाऊंगी बहुत ज़्यादा जल्दी. मतलब विद इन अ मंथ, विद इन 2 months आई विल बी प्रमोटेड to the position of a manager. Then I will be running the boutique, I will be earning a lot and then I will open my own boutique. जैसी बोलती है कि इतनी जल्दी तो कोई प्रमोट नहीं होता, बिकॉज ऐसा होता तो पूरी दुनिया मैनेजर बन गई होती. दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग.
सोफी कहती है तो फिर मैं एक काम करूंगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी और फिर मैं एक्टिंग से जो पैसा कमाऊंगी उससे मैं साइड में एक बुटीक चला लूंगी। नाउ दीज आर ऑल ड्रीम्स दैट यंग टीनेजर्स दे ऑफन थिंक ऑफ, दे ऑफन एनविसेज सच ड्रीम्स। लेकिन क्या ये पूरे होते हैं? द चांसेस आर वेरी वेरी लो। और ये बात कौन जानती है? सोफी ये बात नहीं जानती, लेकिन जैंसी ये बात जानती है। जैंसी चिंता करती है सोफी की, एंड शी थिंक्स व्हेन विल शी लर्न टू थिंक रियलिस्टिकली। बट एनी विच वे सोफी को कौन रोक सकता है? सोफी रीचेज हर होम और वो अपने छोटे भाई डेरेक को अपना सपना बताती है और डेरेक उसका मजाक उड़ाता है। डेरेक सेज, डैड डैड शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डजंट शी। उसको लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। सोफी के जो डैड हैं वो थोड़े से गर्म मिजाज के हैं। ही इज़ अ स्लाइटली शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। वो एक फिजिकल लेबोरियस जॉब करते हैं, दिन भर बहुत काम करते हैं, थके हुए शरीर के साथ घर आते हैं। थके हुए होते ही डजंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। एनी टाइम ही हियर सोफी सेइंग सच थिंग्स, ऐसी अजीबोगरीब बातें जब भी सोफी करती है, वो बातें जो उनके अनुसार अजीबोगरीब हैं, वो थोड़े से नाराज़ होते हैं, उसको नाराज़गी से देखते हैं। ऐसा लगता है कि हर वक्त मन में कोसते रहते हैं सोफी को। देन सोफी गोज टू हर एल्डर ब्रदर। उस बड़े भाई का नाम है जॉफ। जॉफ इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय और सोफी जो है वो उसको बहुत एडमायर करती है। शी लव्स हर एल्डर ब्रदर। हर एल्डर ब्रदर इज़ नॉट ओनली वेरी स्मार्ट, ही इज़ ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। कम बोलता है, अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो सोफी का ध्यान भी रखता है। सोफी जाके और जॉब जो है वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, चेला, जो कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है। आप मान लीजिए ही इज़ लर्निंग टू बी अ मैकेनिक समवेयर। वो किसी के गराज में किसी की मदद करके उससे थोड़ा बहुत पैसा भी लेता है और उससे काम सीख रहा है इन दिनों। और सोफी जाके बम फोड़ देती है। वो जाके उसको अपना एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपीरियंस बताती है। वो बोलती है मैं डैनी केसी से मिली। अब डैनी कैसी कौन है? जैसे आज की तारीख में शुभमन गिल है, विराट कोहली है, दीज आर ऑल स्टार प्लेयर्स। आप किसी को जाके बोलेंगे मैं विराट कोहली से मिला, तो कोई भी आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। ऐसी डैनी कैसी उस जमाने का बहुत ही नया, बहुत ही यंग, बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर था। तो सोफी सेज आई मेट डैनी केसी, विच इज ऑब्वियसली नॉट राइट, इट हैजंट हैपेंड। लेकिन सोफी को ऐसा लगता है। जॉब बोलता है यू ऑलवेज कम अप विद सच स्टोरीज विच आर नेवर ट्रू। तुम हमेशा ऐसी कहानियां सुनाते हो जिनमें से कभी भी कुछ भी सच निकलता नहीं है। सोफी इंसिस्ट करती है, नो इट इज ट्रू, आई एक्चुअली मेट हिम एट द आर्केड। वो कहती है नहीं नहीं, मैं सही में उससे मिली। आर्केड इज सॉर्ट ऑफ अ मार्केट जहाँ पे गेम्स हैं, मतलब आप मान के चलिए इट्स अ स्पोर्ट्स एरेना ऑफ अ मॉल, इस टाइप का एरिया, खुला मार्केट, दैट्स अ मार्केट। ओके, आर्केड में मिली मैं उससे। एंड देन शी रिमेंबर्स कि आर्केड में आई वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो, और फिर वहां पर मैंने पास में देखा कि कौन खड़ा है, और वो था डैनी कैसी। हे, आर यू डैनी कैसी? यस, आई एम डैनी कैसी। माई ब्रदर एंड आई बिग फैंस, ऑटोग्राफ। सोफी उससे कहती है मैं और मेरा भाई आपके बहुत बड़े फैंस हैं, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? बट डैनी जो है उसके पास ना पेन होता है ना पेपर होता है। तो सोफी बड़ी उदास हो जाती है, बोलती है अरे मेरे भाई को बहुत अच्छा लगता है, हैड आई गॉट योर ऑटोग्राफ फॉर हिम। डैनी उससे बोलता है तुम मुझसे सैटरडे को मिलोगी, मैं तुम्हें वहां पे ऑटोग्राफ दे दूंगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, डैनी इज आस्किंग हर आउट फॉर अ डेट। नाउ जस्ट इमेजिन such a young, such a famous football player, he meets a random ordinary girl and he says कि तुम मुझे सैटरडे मिलोगी। he asks her out for a date. is it actually possible? no, it is not possible। लेकिन सोफी को ऐसा लग रहा है कि उसकी मुलाकात हुई है और उसे डैनी कैसी ने मिलने के लिए बुलाया है, और सोफी ये सारी बात जॉफ को बता रही है। जॉफ उसको कहता है दिस कांट बी ट्रू, कैसे हो सकता है, वो इतना फेमस है, वो तुमसे क्यों मिलेगा? वो इंसिस्ट करती नो इट इज ट्रू। और उतने में वहां पे फादर आ जाते हैं, वो गुस्से में हैं, वही मुंह धो के आए हैं अभी अंदर से, और जाके वो सोफे के ऊपर नहीं, चेयर के ऊपर एक जूता पड़ा हुआ था, उस जूते को उठा के सोफे पे पटक देते हैं, ऐसे ही है थोड़े से केयरलेस टाइप के, और उस चेयर पे धम से बैठ जाते हैं। और जॉब जो है वो कहता है पापा ये सोफी कह रही है कि डैनी कैसे से मिली। नाउ सोफी रिगल्स एट दिस। रिगल्स का मतलब होता है सोफी गुस्से में थोड़ी सी ऐसी चिढ़ के घूमती है कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्यों पापा को बता रहे हो, कि पापा तो मुझे इस बात पे डांटेंगे ही, मैं अपना सीक्रेट तुम्हें बता रही हूँ। और डैड जो है वो सोफी को कहते हैं सोफी आदत को छोड़ दो, ये कहानियां बना बना के तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में चली जाओगी, यू विल टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल। एक दिन ये बातें तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगी। बट सोफी को कौन समझा सकता है?
एक हफ्ते में एक दिन ये लोग फुटबॉल मैच देखने ही जाते हैं। इनका एक रिलीजियस पिलग्रिमेज टाइप का रूल है। पिलग्रिमेज यानी तीर्थ होता है। जब कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा विद डिसिप्लिन करते हैं, रेगुलरिटी करते हैं, तो इंग्लिश में कहा जाता है दैट यू डू इट रिलीजियसली। तो ये अपने रिलीजियस पिलग्रिम पे जाते हैं, दैट मीन्स ये फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। और फुटबॉल मैच में वहाँ पे हु इज़ अ प्लेयर, डैनी कैसी इज़ अ प्लेयर। तो डैनी खेल रहा होता है, सोफ़ी के फादर जो हैं वो स्टेडियम में मतलब अपनी सीट से खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा खेलो, वैसा खेलो, जैसे कि आम जनता करती है। खुद खेल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स को सब कुछ बता रहे होते हैं कि तुमको कैसे खेलना चाहिए। और फिर डैनी कैसी एक गोल कर देता है और फिर डैनी कैसी की वजह से उसकी टीम जीत जाती है। एवरीबॉडी इज सो प्राउड ऑफ डैनी। पूरे रास्ते लोग डैनी की तारीफ कर रहे होते हैं। घर आते ही डेरेक भी जो है अपनी मदर से कहता है कि मम्मा मम्मा डैनी बहुत अच्छा प्लेयर है। और अंदर ही अंदर सोफी बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि सोफी जो है उसको तो लग रहा है कि डैनी जो है उसका कुछ खास है। अगले दिन कुछ दिनों बाद सोफी और उसकी फ्रेंड जैंसी वापस से स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में बात कर रहे हैं। तो जैंसी उससे पूछती है, यार तुम सबको ये क्यों बोलती फिर रही हो कि तुम डैनी कैसे से मिली? और इस बात से सोफी बुरी तरह घबरा जाती है। वो पूछती, तुम्हें किसने बताया? तो वो कहती है कि जॉफ, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया, मेरे भाई ने मुझे बताया। और फिर सोफी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है जॉफ ने ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरे साथ एक सीक्रेट नहीं रख सकता? अब ये जैंसी जो है वो सबको बता देगी कि मेरी डेट है। सोफी को लग रहा है कि जॉफ ने सारी ही बात सबको बता दी है, कि जॉफ ने सबको बोला कि मेरी बहन डैनी कैसी से मिली और इस सैटरडे वो डैनी कैसी के साथ डेट पे जा रही है। सोफी को इस बात का डर नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ, क्योंकि सोफी को तो सही में लगता है कि वो जॉफ से मिली है। सोफी को इस बात का डर है कि सबको पता चल जाएगा कि मैं डेट पे जा रही हूँ, मेरे फादर को पता चल जाएगा और मेरे फादर मुझे इस बात पे डांटेंगे कि तुम ऐसे कैसे किसी के साथ डेट पे जा सकते हो। हिज फादर इज अ रेगुलर कंजर्वेटिव फादर। सोफी जो है वो उससे बोलती है, प्लीज किसी को मत बताना, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। जैंसी बोलती है, तुम्हारे पापा इस बात पे तुम्हें क्यों मारेंगे कि तुम डैनी कैसी से मिली? मतलब मार्केट में कोई तुमसे टकरा जाए, इस बात पे तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे? वो तुमसे इतना गुस्सा होंगे, ऐसा क्यों? इस बात पे सोफी को समझ में आता है, अच्छा इसका मतलब जॉफ ने इसको डेट वाली बात नहीं बताई है, जॉफ ने सिर्फ इसको इतना बताया कि मैं डैनी किसी से मार्केट में मिली। तो फिर वो जो है वो बहाना करती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे फादर जो है ना वो इसलिए गुस्सा होंगे क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि मैं डैनी कैसी से मिली तो लोग मुझसे मिलने आएंगे कि भाई डैनी कैसी कैसा दिखता है, मेरे घर के बाहर भीड़ लग जाएगी और मेरे पापा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आएगा। तो जैंसी बोलती है कि नहीं नहीं सोफ, चिंता मत करो। वो उसको प्यार से सोफी को सोफ बुलाती है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो कहती है, सोफ तुम चिंता मत करो, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद उस सैटरडे सोफी वाकई में एक वॉर्फ नाम की जगह होती है। बेटा वॉर्फ जो होता है ना, वो नदी का एक किनारा होता है, डैम के आसपास का हिस्सा होता है जहाँ पे अक्सर बहुत भीड़ नहीं होती। सोफी वहां जाके एक बेंच पे बैठती है और इंतजार करती है, किसका? डैनी कैसी का। उसको लगता है कि डैनी कैसी ने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। और बैठे बैठे कई घंटे बीत जाते हैं, बहुत देर हो जाती है और सोफी परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि लोग सच तो नहीं कह रहे थे, जॉफ सच तो नहीं कह रहा था। जॉफ ने इसे कहा था कि डैनी कैसी तुमसे क्यों मिलेगा, उसके पास तो इतनी लड़कियां होंगी मिलने के लिए, वो तुम जैसी साधारण ऑर्डिनरी गर्ल से क्यों मिलने आएगा? ही वुड हैव अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, व्हाई वुड ही कम एंड मीट यू? सोफी जो है शी स्टार्ट्स डाउटिंग, इतनी देर हो गई वो आया नहीं, व्हाई हैज ही नॉट कम येट? शायद जॉब सही था, मे बी ही डज हैव अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, व्हाई वुड ही मीट मी? मुझसे क्यों मिलने आएगा? और अब हर कोई मुझे झूठा कहेगा। जिन जिन को पता है कि मैं डैनी कैसी से मिली और मैं उसके साथ डेट पे जा रही हूँ, मेरे पास तो एक ही तरीका था सही साबित करने का, कि मैं इस डेट को एक रिश्ते में तब्दील कर देती। मैं पूरी दुनिया के सामने डैनी को लेके जाती और फिर वो कहता कि हाँ हाँ मैं सोफी से प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तो मैं दुनिया में सिद्ध ही नहीं कर पाऊंगी कि मैं सही में डैनी से मिली। और जॉब बोलता है मैं झूठ बोलती हूँ, पापा बोलते हैं मैं झूठ बोलती हूँ, डायरेक्ट बोलता है मैं झूठ बोलती हूँ, अब सब बोलने लगे मैं झूठ बोलती हूँ। मैं तो ये साबित ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरे साथ सही में ऐसा हुआ। और फिर वो कहती है कि मैं घर जाके जॉब को बताऊंगी, वो कितना गुस्सा होगा। ही वुड बी सो एंग्री एट डैनी। वो दरवाजा स्लैम करता हुआ चला जाएगा कि मैं डैनी से लड़के आता हूँ और मैं उसे रोकूंगी कि नो नो डैनी, नो नो जॉब, देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग एंग्री। हम तो जानते ही हैं कि मेरा और डैनी के साथ क्या होने वाला था। तुम तो हमेशा से जानते थे कि मेरी तकदीर में क्या लिखा। शी इज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, शी हैज नॉट इवन मेट डैनी केसी, लेकिन उसके मन में शी इज कन्विंस्ड दैट शी हैज मेट डैनी केसी। उसके मन में उसको डैनी केसी से मुलाकात भी हो गई और डैनी ने उसको धोखा भी दे दिया है। दैट इज हाउ डिल्यूजनल माइंड्स वर्क।
इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो गई वो लाइफ में दैट शी हैज़ कंप्लीटली डिसोसिएटेड हरसेल्फ फ्रॉम रियलिटी। और फिर वो बड़ी उदास होके अपने आप को ये समझाते हुए कि मैं बहुत उदास हो गई हूँ, वो घर की ओर चल पड़ती। बेटा इस बुक के अंदर इस टेक्स्ट में आपको एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, शी सेज टू हरसेल्फ नाउ आई एम सैड। Why does she have to say to herself now I am sad? Why did not the writer not simply write that Sophie was sad? वो इसलिए क्योंकि सोफी वॉज नॉट एक्चुअली सैड, सोफी खुद को बता रही थी कि मुझे सैड होना है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट you all have to learn at this age. Most of our emotions are not very natural. Sometimes, oftentimes, our emotions are dictated to us. हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि ये इस सिचुएशन में मुझे गुस्सा होना चाहिए और फिर हम गुस्सा होने लगते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे दुखी होना चाहिए और हम दुखी होने लगते हैं। जितने दुखी हम नहीं हैं उससे ज़्यादा दुखी होने की कोशिश करते हैं। हम दुख भरे गाने सुनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लाइफ का जो ड्रामा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो उस ड्रामा को एंजॉय करने के लिए हम हमारे इमोशंस को खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता। कभी कभी तुम देखना तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, तुम तोड़फोड़ कर दोगे, तुम लोगों से लड़ लोगे और फिर तुम बाद में 2 घंटे 10 घंटे बाद बैठ के सोचोगे यार इतना गुस्से वाली तो कोई बात नहीं थी, इतना गुस्सा तो मुझे आ भी नहीं रहा था। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मूवीज में देख के, तुमने आसपास के लोगों से सुन के ये अपने अंदर एक ट्रिगर पॉइंट्स बना रखे कि इन बातों पे गुस्सा करना जायज़ है, इन बातों पे लड़ाई कर लेना जायज़ है, इन बातों पे तो इतना रिएक्ट करना ही चाहिए। इस वजह से हम ऐसा कर जाते हैं। सोफी के साथ भी यही है। उसने दुनिया भर से सुन रखा है कि जब आपका दिल टूटता है तो आपको बहुत उदास हो जाना चाहिए। उसका दिल टूटा भी नहीं है, वो डैनी कहीं से कभी मिली भी नहीं है, लेकिन शी इज डिक्टेटिंग टू हरसेल्फ दैट शी इज वेरी सैड। हालांकि एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, लेकिन ये तुमको पता होना चाहिए। और फिर सोफी रास्ते में जब लौट रही होती है तब वो उसी आर्केड के वहाँ से गुजरती है, उसी जगह पे पहुँचती है जहाँ पे उसको लगता है कि उसकी डैनी कहीं से मुलाकात हुई। और फिर सोफी डज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही कुछ विचित्र सी चीज़ होती है उसके साथ। वो वहाँ खड़ी हुई याद करती है उस घटना को जो हुई ही नहीं। शी इज हैविंग फ्लैशबैक्स ऑफ एन इंसिडेंट दैट नेवर हैपेंड। उसको उन चीज़ों की याद आ रही है जो हुई ही नहीं, जो उसने अपने मन में अपनी तरफ से खुद ही एक कहानी बनाई थी। अब उसको उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उसको डैनी दिखता है, उसको याद आती वो पूरी मुलाकात, उसको याद आता है कि किस तरीके से उसने उसको बोला था कि मैं तुम्हें सैटरडे को मिलके ऑटोग्राफ दे दूंगा। और फिर सोफी बड़े उदास मन से अपने घर आ जाती है और फिर वापस से सैटरडे को वो लोग मैच देखने जाते हैं। वापस से वो देखते हैं कि किस तरीके से डैनी जो है वो भीड़ में भागता हुआ, सभी क्राउड से लड़ता हुआ, मतलब क्राउड ऑफ प्लेयर्स से लड़ता हुआ, अच्छे अच्छे लंबर जैक्स के थ्रू अक्रॉस होता हुआ गोल कर देता है और अपनी टीम को जिता देता है। और पूरा स्टेडियम जो है वो चिल्ला उठता है खुशी के मारे। और सोफी जो है वो वापस से उदास उस सब को देखती ही रहती है, सोचती है कि हमारे बीच में कितना कुछ हो सकता था, सच वर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ टुगेदर, लेकिन ये दूरियां हमारे बीच हमेशा बनी रहेंगी। व्हाई इज शी थिंकिंग दैट? क्योंकि उसके मन में शी इज कन्विंस्ड कि वो डैनी से मिली, असल में वो डैनी से आज तक मिली ही नहीं थी। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। दिस स्टोरी बाय ए.आर. बार्टन टेल्स यू कि जब आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं लाइफ में, व्हेन यू बिकम अ हार्डकोर ड्रीमर, जब आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा खुद को डिसोसिएट करते हैं, तब आप इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं कि आप अपने दुख का कारण खुद बन जाते हैं। यू बिकम द रीजन ऑफ योर ओन सॉरो।